चैप्टर 3 एक छोटा आराम। उस दिन उन्होंने न तो गाना गाया और न ही कहानियां सुनाई। हालांकि मौसम सुधर गया था, न ही अगले दिन न ही उसके बाद के दिन। उन्हें लगने लगा था कि खतरा दोनों तरफ से दूर नहीं है। उन्होंने तारों के नीचे डेरा डाला और उनके घोड़ों के पास खाने के लिए जितना था उससे कहीं ज्यादा था, क्योंकि वहां बहुत घास थी। लेकिन उनके बैगों में ज्यादा कुछ नहीं था, यहाँ तक कि ट्रॉलियों से जो कुछ भी मिला था उसके साथ भी। एक सुबह उन्होंने पत्थरों और झाग के शोर से भरी एक चौड़ी उथली जगह पर नदी पार की। दूर का किनारा खड़ी और फिसलन भरा था। जब वे अपने टैटूओं को लेकर उसके शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पहाड़ उनके बहुत नजदीक आ गए थे। पहले से ही वे निकटतम के पैरों से केवल एक दिन की आसान यात्रा की दूरी पर लग रहे थे। यह अंधेरा और उदास लग रहा था, हालांकि इसके भूरे किनारों पर सूरज की रोशनी के धब्बे थे और इसके कंधों के पीछे बर्फ की चोटियों की युक्तियां चमक रही थीं। क्या ये पहाड़ है? बिल्बो ने गंभीर स्वर में पूछा, गोल आंखों से उसे देखते हुए। उसने पहले कभी इतनी बड़ी चीज नहीं देखी थी। बिल्कुल नहीं, बालिन ने कहा। ये तो मिस्टी पर्वतों की शुरुआत है और हमें किसी तरह से इनसे होकर या इनके ऊपर से या इनके नीचे से होकर गुजरना होगा, तभी हम वाइल्डलैंड में पहुंच पाएंगे। और इनके दूसरी तरफ से पूर्व में लोनली माउंटेन तक पहुंचने में भी बहुत समय लगेगा, जहां स्मॉग हमारे खजाने पर पड़ा है। ओह, बिल्बो ने कहा, और ठीक उसी क्षण उसे पहले से कहीं ज्यादा थकान महसूस हुई। वो एक बार फिर अपने पसंदीदा बैठक कक्ष में आग के सामने अपनी आरामदायक कुर्सी के बारे में सोच रहा था और केतली के गाने के बारे में। आखिरी बार नहीं, अब गैंडाल्फ ने रास्ता दिखाया। हमें रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे, उसने कहा। हमें भोजन की जरूरत है और उचित सुरक्षा के साथ आराम करना भी। साथ ही सही रास्ते से मिस्टी पर्वतों को पार करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उनमें खो जाएंगे और आपको वापस आकर फिर से शुरुआत करनी होगी, अगर आप कभी वापस आ भी पाएं तो। उन्होंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है और उसने उत्तर दिया, आप जंगल के बिल्कुल किनारे पर आ गए हैं, जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे। हमारे आगे कहीं छिपी हुई रिवेंडेल की सुंदर घाटी है, जहां एलरॉन्ड अंतिम गृहस्थी घर में रहता है। मैंने अपने मित्रों के माध्यम से एक संदेश भेजा है और हमारा इंतजार किया जा रहा है। ये सुनने में अच्छा और सुकून देने वाला लग रहा था, लेकिन वे अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे और पहाड़ों के पश्चिम में आखिरी घर को ढूंढना उतना आसान नहीं था जितना लगता है। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने कोई पेड़, कोई घाटी या कोई पहाड़ियां नहीं थीं, केवल एक विशाल ढलान थी जो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही थी और निकटतम पहाड़ के पैरों से मिल रही थी। एक विस्तृत भूमि जिसका रंग हीथर और उखड़ती चट्टान जैसा था, जिसमें घास हरे और कायहरे रंग के धब्बे और धारियां थीं जो दिखा रही थीं कि पानी कहाँ हो सकता है। सुबह बीत गई, दोपहर हो गई, लेकिन इस शांत वीरान जगह में किसी भी घर का नामोनिशान नहीं था। वे चिंतित हो रहे थे, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि घर उनके और पहाड़ों के बीच कहीं भी छिपा हो सकता है। वे अप्रत्याशित घाटियों में आ गए, जो संकरी और खड़ी ढलानों वाली थीं, जो उनके पैरों के पास अचानक खुल गईं, और उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके नीचे पेड़ और नीचे बहता पानी था। ऐसी खायां थीं जिन्हें वे लगभग छलांग लगाकर पार कर सकते थे, लेकिन वे बहुत गहरी थीं और उनमें झरने बह रहे थे। वहां अंधेरी खायां थीं जिन्हें कोई न तो कूदकर पार कर सकता था और न ही उनमें चढ़ सकता था। वहां दलदल थे, उनमें से कुछ देखने में हरे भरे और सुंदर स्थान थे, जहां चमकीले और ऊंचे फूल उग रहे थे, लेकिन एक टट्टू जो अपनी पीठ पर बोझा लादे वहां से चला जाता था, वह फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता था। ये वास्तव में घाट से पहाड़ों तक की बहुत चौड़ी भूमि थी, जितना आपने कभी अनुमान लगाया होगा। बिल्बो चकित था। एकमात्र रास्ता सफेद पत्थरों से चिन्हित था, जिनमें से कुछ छोटे थे और अन्य आधे काई या हीथर से ढके हुए थे। कुल मिलाकर यह ट्रैक का अनुसरण करने का एक बहुत ही धीमा काम था, यहाँ तक कि गैंडाल्फ द्वारा निर्देशित भी, जो अपने रास्ते के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। पत्थरों की तलाश करते हुए उसका सिर और दाढ़ी इधर उधर हिल रहे थे और वे उसके पीछे पीछे चल रहे थे,
लेकिन जब दिन ढलने लगा तो वे खोज के अंत के करीब नहीं लग रहे थे। चाय का समय बहुत पहले बीत चुका था और ऐसा लग रहा था कि रात के खाने का समय भी जल्द ही बीत जाएगा। पतंगे इधर उधर फड़फड़ा रहे थे और रोशनी बहुत मंद हो गई थी क्योंकि चांद नहीं निकला था। बिल्बो का टट्टू जड़ों और पत्थरों पर ठोकर खाने लगा। वे अचानक जमीन में एक खड़ी ढलान के किनारे पर आ गए, जिससे गैंडाल्फ का घोड़ा लगभग ढलान से नीचे फिसल गया। आखिरकार यह आ ही गया, उसने पुकारा और बाकी लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और देखने लगे किनारे पर। उन्हें नीचे दूर एक घाटी दिखाई दी। वे नीचे की ओर एक चट्टानी तल में बहते पानी की आवाज़ सुन सकते थे। हवा में पेड़ों की खुशबू थी और पानी के उस पार घाटी की तरफ एक रोशनी थी। बिल्बो कभी नहीं भूल पाया कि कैसे वे शाम के अंधेरे में खड़ी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से होते हुए रिवेंडेल की गुप्त घाटी में फिसले और फिसले। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, हवा गर्म होती गई और देवदार के पेड़ों की गंध से उसे नींद आ गई, जिससे वह बार बार सिर हिलाता और लगभग गिर जाता या टट्टू की गर्दन से अपनी नाक टकराता। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, उनका उत्साह बढ़ता गया। पेड़ बीच और ओक में बदल गए और शाम के अंधेरे में एक आरामदायक एहसास हुआ। घास से आखिरी हरापन लगभग फीका पड़ गया था जब वे आखिरकार नदी के किनारे से थोड़ी दूर एक खुले मैदान में पहुंचे। इसमें तो कल्पित बौनों जैसी गंध आ रही है, बिल्बो ने सोचा और उसने सितारों की तरफ देखा। वे चमकीले और नीले रंग में जल रहे थे। तभी पेड़ों में हंसी की तरह गीत की एक ध्वनि आई। ओ, तुम क्या कर रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे टट्टुओं को जूते की जरूरत है। नदी बह रही है। ओ, यहाँ घाटी में ट्रा ला ला लली। ओ, तुम क्या खोज रहे हो और तुम कहाँ बना रहे हो? लकड़ियाँ बदबू मार रही हैं, बन्नौक पक रहे हैं। ओ, ट्रिल लिल लिल लोली घाटी खुशनुमा है। हाँ, ओ, तुम कहाँ जा रहे हो अपनी दाढ़ी हिलाते हुए? पता नहीं मिस्टर बेगिंस और बालिन और द्वालिन को घाटी में क्या ले आया है जून में। हाँ, ओ, क्या तुम रुकोगे या उड़ोगे? तुम्हारे टट्टू भटक रहे हैं। दिन का उजाला खत्म हो रहा है। उड़ना मूर्खता होगी, रुकना मजेदार होगा और अंधेरे के अंत तक हमारी धुन पर ध्यान दोगे। हाँ, इसलिए वे पेड़ों पर हंसते और गाते थे और मैं कह सकता हूँ कि आप इसे बहुत ही बकवास मानते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें इसकी परवाह थी, अगर आप उन्हें ऐसा बताते तो वे और भी ज्यादा हंसते। बेशक वे कल्पित बौने थे। जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, बिल्बो ने जल्द ही उनकी झलक देखी। उसे कल्पित बौने बहुत पसंद थे, हालांकि वह उनसे बहुत कम मिलता था, लेकिन वह उनसे थोड़ा डरता भी था। बौने उनके साथ ठीक से नहीं मिलते, यहाँ तक कि थोरिन और उसके दोस्तों जैसे सभ्य बौने भी उन्हें मूर्ख समझते हैं, जो कि सोचना बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है, या उनसे नाराज हो जाते हैं क्योंकि कुछ कल्पित बौने उन्हें चिढ़ाते हैं और उन पर हंसते हैं, और सबसे ज्यादा उनकी दाढ़ी पर। अच्छा, एक आवाज ने कहा, जरा देखो, बिल्बो हॉबिट टट्टू पर सवार है मेरे प्यारे। क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? अत्यंत आश्चर्यजनक। फिर वे एक और गीत गाने लगे जो उतना ही हास्यास्पद था जितना कि मैंने पूरा लिखा है। अंत में एक लंबा चौड़ा नौजवान पेड़ों से बाहर आया और गैंडाल्फ और थोरिन को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, घाटी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थोरिन ने कुछ रूखे स्वर में कहा, लेकिन गैंडाल्फ पहले ही अपने घोड़े से उतरकर कल्पित बौनों के बीच जा चुका था और उनसे प्रसन्नतापूर्वक बातें कर रहा था। तुम अपने रास्ते से थोड़ा हट गए हो, योगिनी ने कहा, यानी अगर तुम पानी के पार और उस पार के घर तक जाने वाले एकमात्र रास्ते पर जा रहे हो, हम तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएंगे, लेकिन जब तक तुम पुल पार नहीं कर लेते तब तक तुम्हें पैदल ही चलना चाहिए। क्या तुम थोड़ी देर रुकोगे और हमारे साथ गाना गाओगे या सीधे आगे जाओगे? वहाँ रात का खाना तैयार हो रहा है, उसने कहा। मुझे खाना पकाने के लिए लकड़ी की आग की गंध आ रही है। बिल्बो थका हुआ था, इसलिए वह कुछ देर और रुकना चाहता था। जून में तारों के नीचे एक ऐसी चीज जिसे मिस किया जाना चाहिए, अगर आप ऐसी चीजों की परवाह करते हैं तो नहीं। इसके अलावा वह इन लोगों के साथ कुछ निजी बातें करना पसंद करता जो उसके नाम और उसके बारे में सब कुछ जानते थे,
हालांकि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि उसके साहसिक कार्य के बारे में उनकी राय दिलचस्प हो सकती है। कल्पित बौने बहुत कुछ जानते हैं और समाचारों के लिए अद्भुत लोग हैं, और जानते हैं कि भूमि के लोगों के बीच क्या चल रहा है, पानी के बहने की तरह या उससे भी तेज। लेकिन बौने उस समय जल्दी से जल्दी खाना खाने वाले थे और वे रुकना नहीं चाहते थे। वे सभी अपने टैटूओं को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े, जब तक कि उन्हें एक अच्छे रास्ते पर नहीं लाया गया और आखिरकार वे नदी के किनारे पर पहुंच गए। ये तेज और शोर से बह रही थी, जैसे गर्मियों की शाम को पहाड़ी नदियां बहती हैं, जब सूरज पूरे दिन दूर बर्फ पर रहता है। वहां केवल पत्थर का एक संकरा पुल था जिस पर कोई मुंडेर नहीं थी, इतना संकरा कि एक टट्टू आसानी से चल सकता था, और उन्हें उस पर धीरे धीरे और सावधानी से एक एक करके जाना था, प्रत्येक अपने टट्टू को लगाम से आगे बढ़ाता हुआ। कल्पित बौने किनारे पर चमकीले लालटेन लेकर आए थे, और जब समूह नदी पार कर रहा था तो उन्होंने एक मजेदार गीत गाया। अपनी दाढ़ी को झाग में मत डुबाओ पिताजी, वे थोरन से चिल्लाए, जो लगभग अपने हाथों और घुटनों के बल झुका हुआ था। यह पानी डाले बिना भी काफी लंबा है। ध्यान रहे बिल्बो सारे केक नहीं खा जाता, उन्होंने कहा। अभी वह इतना मोटा है कि चाबी के छेद से नहीं निकल सकता। चुप रहो, चुप रहो, अच्छे लोग, और शुभ रात्रि, गैंडाल्फ ने कहा, जो आखिरी में आया था। घाटियों के कान होते हैं और कुछ कल्पित बौनों की जुबानें बहुत मजेदार होती हैं। शुभ रात्रि। और इस प्रकार अंततः वे सभी अंतिम गृहस्थ भवन में पहुंचे और पाया कि उसके दरवाजे खुले हुए हैं। अब यह एक अजीब बात है, लेकिन जो चीजें अच्छी होती हैं और जो दिन अच्छे से बीतते हैं, उनके बारे में जल्द ही बताया जाता है, और सुनने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, जबकि जो चीजें असुविधाजनक, धड़कन बढ़ाने वाली और यहाँ तक कि भयानक होती हैं, वे एक अच्छी कहानी बन सकती हैं, और वैसे भी उन्हें बताने में बहुत समय लगता है। वे उस अच्छे घर में लंबे समय तक रहे, कम से कम 14 दिन, और उन्हें वहां से निकलना मुश्किल लगा। बिल्बो खुशी खुशी हमेशा के लिए वहां रुक जाता, भले ही एक इच्छा उसे बिना किसी परेशानी के सीधे उसके हॉबिट होल में वापस ले जाती। फिर भी उनके ठहरने के बारे में बताने के लिए बहुत कम है। घर का मालिक एक एल्फ मित्र था, उन लोगों में से एक जिनके पिता इतिहास की शुरुआत से पहले अजीब कहानियों में आए थे, दुष्ट भूतों और एल्फों के युद्ध और उत्तर के पहले लोगों के बारे में। हमारी कहानी के उन दिनों में अभी भी कुछ लोग थे जिनके पूर्वज एल्फ और उत्तर के नायक दोनों थे, और घर का मालिक एलरॉन्ड उनका मुखिया था। वो एक योगिनी के समान महान और सुंदर था, एक योद्धा के समान बलवान, एक जादूगर के समान बुद्धिमान, बौनों के राजा के समान आदरणीय और ग्रीष्म के समान दयालु था। वह कई कहानियों में आता है, लेकिन बिल्बो के महान साहसिक कार्य की कहानी में उसका हिस्सा केवल एक छोटा सा है, हालांकि महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप देखेंगे अगर हम कभी इसके अंत तक पहुंचते हैं। उसका घर एकदम सही था, चाहे आपको खाना पसंद हो, या सोना, या काम करना, या कहानी सुनाना, या गाना, या बस बैठना और सोचना सबसे अच्छा हो, या इन सभी का एक सुखद मिश्रण। उस घाटी में बुरी चीजें नहीं आती थीं। काश मेरे पास आपको कुछ कहानियां या एक या दो गाने सुनाने का समय होता जो उन्होंने उस घर में सुने थे। वे सभी, टट्टू भी, वहां कुछ ही दिनों में तरोताजा और मजबूत हो गए। उनके कपड़े ठीक हो गए, साथ ही उनकी चोटें, उनका गुस्सा और उनकी उम्मीदें भी ठीक हो गईं। उनके बैग खाने पीने और खाने पीने की चीज़ों से भरे हुए थे जो ले जाने में हल्के थे लेकिन उन्हें पहाड़ी दर्रे से पार ले जाने के लिए मजबूत थे। बेहतरीन सलाह से उनकी योजनाएं बेहतर हो गईं। तो समय आ गया मध्य गर्मियों की शाम का, और उन्हें मध्य गर्मियों की सुबह के शुरुआती सूरज के साथ फिर से आगे बढ़ना था। एलरॉन्ड को हर तरह के रूनों के बारे में सब पता था। उस दिन उसने ट्रोल्स की मांद से लाई गई तलवारों को देखा और कहा, ये ट्रोल्स द्वारा बनाई गई तलवारें नहीं हैं। ये पुरानी तलवारें हैं, पश्चिम के हायाल्स की बहुत पुरानी तलवारें, मेरे रिश्तेदार। वे गोंडोलिन में गोबलिन युद्धों के लिए बनाए गए थे। वे ड्रैगन के खजाने या भूतों की लूट से आए होंगे, क्योंकि ड्रैगन और भूतों ने कई युगों पहले उस शहर को नष्ट कर दिया था। ये थोरिन, रून का नाम ऑक्रिस्ट है, गोंडोलिन की प्राचीन भाषा में भूत क्लीवर, यह एक प्रसिद्ध ब्लेड था।
ये गैंडाल्फ ग्लैमरड्रिंक था, फोहैमर जिसे गोंडोलिन के राजा ने कभी पहना था। इन्हें अच्छी तरह से रखना। मुझे आश्चर्य है कि ट्रॉल्स को ये कहाँ से मिले। थोरिन ने अपनी तलवार को नई दिलचस्पी के साथ देखते हुए कहा। मैं नहीं बता सकता, एलरोंड ने कहा, लेकिन कोई ये अनुमान लगा सकता है कि आपके ट्रॉल्स ने अन्य लुटेरों को लूटा होगा या पहाड़ों में किसी गढ़ में पुरानी डकैतियों के अवशेष पाए होंगे। मैंने सुना है कि बौने और भूत युद्ध के बाद से मोरिया की खदानों की सुनसान गुफाओं में अभी भी पुराने भूले हुए खजाने पाए जा सकते हैं। थोरिन ने इन शब्दों पर विचार किया। मैं इस तलवार को सम्मानपूर्वक रखूंगा, उसने कहा। ये जल्द ही एक बार फिर भूतों को चीर देगी। एक ऐसी इच्छा जो पहाड़ों में जल्द ही पूरी होने की संभावना है। एलरोंड ने कहा, लेकिन अब मुझे अपना नक्शा दिखाओ। उसने उसे लिया और उसे बहुत देर तक देखता रहा और उसने अपना सिर हिलाया, क्योंकि अगर वह बोनो और उनके सोने के प्रति प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता था, तो वह ड्रैगन और उनकी क्रूर दुष्टता से नफरत करता था और उसे डेल शहर और उसकी खुशनुमा घंटियों और चमकदार नदी रनिंग के जले हुए किनारों की बर्बादी याद करके दुख होता था। चांद एक चौड़े चांदी के अर्धचंद्र में चमक रहा था। उसने नक्शा उठाया और उसमें से सफ़ेद रोशनी चमक रही थी। यह क्या है? उसने कहा। यहाँ चांद के अक्षर हैं, सादे रून के बगल में जो कहते हैं, दरवाजा 5 फीट ऊंचा है और 3 लोग बराबर चल सकते हैं। चांद अक्षर क्या हैं? हॉबिट ने उत्साह से पूछा। उसे नक्शे बहुत पसंद थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, और उन्हें रून और अक्षर और चालाक लिखावट भी पसंद थी। हालांकि जब वो खुद लिखते थे तो वह थोड़ा पतला और मकड़ी जैसा होता था। चंद्र अक्षर रून अक्षर होते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते, एलरोंड ने कहा। जब आप उन्हें सीधे देखते हैं तो नहीं। वे केवल तभी देखे जा सकते हैं जब चंद्रमा उनके पीछे चमकता है, और इससे भी अधिक चालाक प्रकार के लोगों के लिए यह उसी आकार और मौसम का चंद्रमा होना चाहिए जिस दिन वे लिखे गए थे। बोनो ने उनका आविष्कार किया और उन्हें चांदी की कलम से लिखा, जैसा कि आपके मित्र आपको बता सकते हैं। इन्हें बहुत समय पहले एक अर्धचंद्राकार चांद में मध्य गर्मियों की पूर्व संध्या पर लिखा गया होगा। वे क्या कहते हैं? गैंडाल्फ और थोरिन ने एक साथ पूछा। शायद वे इस बात से थोड़े परेशान थे कि एलरोंड को भी यह बात पहले पता चल जानी चाहिए थी। हालांकि वास्तव में इससे पहले ऐसा कोई मौका नहीं आया था, और भगवान जाने कब तक ऐसा कोई दूसरा मौका भी नहीं आएगा। जब त्रश दस्तक दे तो भूरे पत्थर के पास खड़े रहो, एलरोंड ने पढ़ा, और डूरिन दिवस की अंतिम रोशनी के साथ डूबता हुआ सूरज चाबी के छेद पर चमकेगा। ड्यूरिन, थोरिन ने कहा। वह बोनो की सबसे बड़ी जाति लॉन्गबर्ड्स के पिताओं का पिता था और मेरा पहला पूर्वज था। मैं उसका वारिस हूँ। तो फिर ड्यूरिन दिवस क्या है? एलरोंड ने पूछा। बोनो के नए साल का पहला दिन, थोरिन ने कहा। जैसा कि सभी को पता होना चाहिए, सर्दियों की दहलीज पर शरद ऋतु के आखिरी चांद का पहला दिन है। हम अभी भी इसे ड्यूरिन का दिन कहते हैं जब शरद ऋतु का आखिरी चांद और सूरज एक साथ आसमान में होते हैं। लेकिन मुझे डर है कि इससे हमें बहुत मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि इन दिनों यह अनुमान लगाना हमारे कौशल से परे है कि ऐसा समय फिर कब आएगा। ये तो अभी देखना बाकी है, गैंडाल्फ ने कहा। क्या और भी कुछ लिखा है? इस चांद पर कोई नहीं दिखाई देगा, एलरोंड ने कहा, और उसने नक्शा थोरिन को वापस दे दिया, और फिर वे पानी के पास गए ताकि वे मध्य ग्रीष्म की शाम को कल्पित बोनों को नाचते और गाते देख सकें। अगली सुबह एक मध्य गर्मी की सुबह थी जो सपने में भी नहीं देखी जा सकती थी। नीला आसमान और एक भी बादल नहीं, और सूरज पानी पर नाच रहा था। अब वे विदाई के गीतों और अच्छी गति के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके दिल और भी रोमांच के लिए तैयार थे, और उन्हें पता था कि उन्हें किस रास्ते पर चलकर धुंधले पहाड़ों से होते हुए आगे की भूमि पर जाना है।